हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 5 का। आज की टॉपिक हमारी क्या है? आज की टॉपिक है हमारी अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, उसके बाद अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जान लेते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ के गुण आते कैसे हैं, तो सारी चीजें अणुचुंबकीय पदार्थ से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आज का वीडियो आपको लिए काफी जो है सहायक होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मन में प्रश्न उठा कि आखिर अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान से समझना दोस्तों कि अणुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनको यदि हम शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाएं, यदि हम किसी शक्तिशाली चुंबक के पास अणुचुंबकीय पदार्थ को लेकर जाएं तो अणुचुंबकीय पदार्थ हल्का फुल्का या मामूली सा कह लिया जाए आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं कोई एक शक्तिशाली चुंबक हो गया जिसमें दो ध्रुव हो गए N और S। जब हम किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वह अणुचुंबकीय पदार्थ हल्का सा थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। ऐसे पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या आपको समझ में आया? अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो किसी शक्तिशाली चुंबक के पास आप लेके जाओ हल्का सा फुल्का सा आकर्षित हो जाए, मामूली सा आकर्षित हो जाते हैं, वो सभी पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब अणुचुंबकीय पदार्थ की एक डिफिनीशन यहां पर और लिखी गई है। क्या लिखी गई है? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से मतलब हल्का सा थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि चलिए एक थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका हो गया कोई चुंबक N और S। इस चुंबक के चारों ओर का ये जो क्षेत्र हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये बाह्य चुंबकीय यानी चुंबक के बाहर का क्षेत्र है ना, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र में अब देखिएगा जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। अब ध्यान से समझना क्या होता है कि जब हम अणुचुंबकीय पदार्थ को जैसे अणुचुंबकीय मैटर मान लेते हैं ए, जब अणुचुंबकीय पदार्थ को हम लोग जो है किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ये चुंबक हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, किसी भी अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अर्थात इधर से इधर की तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, इधर से इधर की तरफ। ध्यान से समझना, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के बाह्य क्षेत्र में रख दिया जाए, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को या वे सभी पदार्थ जिनको चुंबक के बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको अणुचुंबकीय पदार्थ जरूर समझ में आया होगा। यहाँ लिखा भी गया है, वे पदार्थ जो बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के ही दिशा में क्षीण रूप से, क्षीण का मतलब होता है थोड़ा सा, क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकित का मतलब होता है आकर्षित हो जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब अणुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल क्या होते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। जो एल्युमिनियम होता है वह अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, जो मैग्नीज होता है
वह एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। एल्युमिनियम भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, मैग्नीज भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, साथ में जो प्लेटिनम होता है यह भी एक आप में अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। यह भी, इसको जब आप किसी भी प्लेटिनम के टुकड़े को जब किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाओगे ना, तो शक्तिशाली चुंबक प्लेटिनम को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेगा। तो आप जान लीजिएगा कि ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। उसी में क्रोमियम आता है, उसी में क्या आता है, क्रोमियम आता है, और ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद एक टंगस्टन आता है, बल्ब में लगा होता है ना टंगस्टन, तो ये जो टंगस्टन होता है ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। इसको भी जब आप किसी चुंबक के पास लेके जाओगे तो थोड़ा सा आकर्षित होगा शक्तिशाली चुंबक के पास। सोडियम भी अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। और वायु तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको तो आप रोज जो है आप महसूस कर रहे हैं, तो ये भी जो है आपको एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। जब इसे आप शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाओगे तो यह भी हल्की फुल्की क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, चुंबकित हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के हैं। ये ऐसे सभी पदार्थ हैं, इनको जब आप किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा नाम मात्र का क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम अनुचुंबकीय पदार्थ की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ को, अनुचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकत्व का जो गुण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही आरोपित होता है। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। ये लाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि दोस्तों, ये बताना चाह रहा है कि जब हम इन सभी पदार्थ को, ये कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं और इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये लीजिए, एक बार फिर से समझते हैं इस वाली लाइन को हम लोग। देखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये कोई चुंबक हो गया, एन और एस हो गया, भाई साहब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की एक छड़, अनुचुंबकीय पदार्थ की एक छड़, ये मान लेते हैं प्लेटिनम हो गया। ये क्या हो गया, प्लेटिनम। ठीक, अब वो प्लेटिनम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्लेटिनम एक क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ है कि छड़ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकत्व का जो गुण आता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आरोपित होता है। यानी इतनी देर तक प्लेटिनम जो था, इसमें जो चुंबकत्व का जो गुण आया, प्लेटिनम में जो खींचने का जो गुण आया, वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही आरोपित होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तरफ रहेगा उधर उसी तरफ इसमें भी चुंबकत्व का गुण आएगा। अर्थात इसकी दिशा जब इधर की तरफ है तो यह प्लेटिनम को इधर की तरफ खींच लेगा, यदि इसकी दिशा इधर की तरफ है तो यह उसको उधर की तरफ क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा। तो ध्यान से समझना, क्या कर रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनको हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें जो चुंबकत्व का गुण आता है वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही आरोपित होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिधर होगी उधर की ही तरफ वो भी लगने लगता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को, चलिए इसको भी समझते हैं। थोड़ा सा जगह की कमी है, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। आ जाते हैं थोड़ा सा, यहां से देखिएगा, ये ले लेते हैं कोई एक चुंबक, उस लाइन को ध्यान से समझिएगा। ये हो गया एन, ये हो गया एस, फिर से एक ये चुंबक ले लेते हैं और ये ले लेते हैं एस और एस। ठीक भैया, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, अब ध्यान से देखिएगा, जो ये होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी इधर से इधर की तरफ। ठीक, इनके बीच ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, तो हम लोग बाहर से दिखा देते हैं, यहाँ नहीं दिखाते। ठीक, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर से इधर की तरफ है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पे होता है। एक मिनट के लिए तो उल्टा हो गया, थोड़ा सा एक मिनट के लिए फिर से एक बार देखते हैं। एक चुंबक लेते हैं, एक क्या लेते हैं, चुंबक, जिसका एक ध्रुव इधर है, और एक चुंबक और लेते हैं, चुंबक के एक चुंबक और ले लेते हैं, और इसका एक ध्रुव इधर है, एक ध्रुव इधर है, एक ध्रुव इधर है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच किसी जब अन्य चुंबकीय पदार्थ को लटका देते हो, मान लेते हैं किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, लीजिए ये किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, क्या हुआ
कि ध्यान से हमने क्या कहा कि किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच जब स्वतंत्रता पूर्वक अन्य चुंबकीय पदार्थ को लटकाओगे तो यह अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। अब इसका आगे चित्र आपका ऐसा हो जाएगा, जो आपने ये अन्य चुंबकीय पदार्थ लटकाया है वह अन्य चुंबकीय पदार्थ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कहीं नहीं जाना है, थोड़ी देर में अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। इधर देखिए, जो वो चीज की ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये चित्र सारा चीज क्लियर कर देगा। देखिए हमने क्या कहा कि जब किसी अनचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रखा जाता है तो उसे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देती हैं। अर्थात जब हमको अनचुंबकीय पदार्थ पहचानना रहे, अगर हमको अनचुंबकीय पदार्थ पहचानना रहे तो दो ठो चुंबक ले लेंगे। मान लेते हैं ये दो ठो चुंबक के दो ध्रुव हो गए। इन चुंबक के ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक अनचुंबकीय पदार्थ को लटका दीजिएगा। यदि वह पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर हो जाता है तो वह अनचुंबकीय पदार्थ होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, यही लाइन आपसे यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है कि अनचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाएं तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि जब हम अनचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए थे तो यह जो है यहाँ से घूमकर ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गई, समांतर हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि ये भी लाइन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम अगली लाइन समझने के लिए प्रयास करते हैं। सौरभ सर वहां दिखाई पड़ रहा है नहीं? चलिए, अब अगली लाइन आपसे क्या कह रहा है कि यदि अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू नली में भरकर, यू नली क्या होता है कि यू आकार का एक नली होता है, एक यू आकार का क्या होता है, नली होता है। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये चित्र में दिखाई पड़ रहा है यू आकार का नली है। ध्यान से समझिएगा, ये यू आकार का क्या है, नली है। अब अनचुंबकीय पदार्थ का घोल, जो अनचुंबकीय पदार्थ है जैसे प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, इनके द्रव को, इनके घोल को हम यू नली के बर्तन में भर देते हैं। यू नली के बर्तन में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जब इसको यू नली के बर्तन में भर दोगे तो ये चारों तरफ की, एक तरफ के लिए थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं, इसको चित्र को मिटाते हैं और ध्यान से समझना दोस्तों। अब क्या होने वाला, गजब का खेल दिखा रहे हैं हम आपको। देखो, अब देखो जरा सा, ये इसका लेयर यहाँ ना, हाँ ठीक, चलो देखो, जब हम अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू नली के आकार में भर देते हैं, यू नली के आकार में क्या कर देते हैं, भर देते हैं, तब जब हम यू नली का आकार भर गया, अब एक चुंबक उठाते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं और शक्तिशाली चुंबक को जिसकी भुजा पे रख दोगे, चाहे इस वाली भुजा पे चाहे इस वाली भुजा पे, जिस वाली भुजा पे रखोगे वहां पर कमाल का चीज आपको देखने को मिलने वाला है। चलो देखो कमाल का चीज क्या है। जैसे ही यू नली के आकार में जब हम चुंबक को रखते हैं तो उस नली में जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है उसका जो तल होता है वो ऊपर उठ जाता है और इसका जो तल होता है वो नीचे की तरफ दब जाता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि अनचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है उधर की तरफ यह क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको चर्चा कर रहे हैं, एक बार पुनः बताना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि जब हम अनचुंबकीय पदार्थ का घोल लेते हैं और उसे यू नली में भर देते हैं, भैया ऐसे देखो, जब हम अनचुंबकीय पदार्थ का घोल लिए, जैसे पानी लेते हो ना, वैसे ही किसी प्लेटिनम का या क्रोमियम का या मैंगनीज का घोल ले लीजिए, ठीक। उनके घोल को यू नली के आकार में भर लो, यू नली के आकार में भर लिए, बराबर एकदम फुल टू फुल भर लेना, ठीक, भर लिए। अब भरने के बाद
जब दो ठो भुजा होगी, एक भुजा ये एक भुजा ये, जिस भुजा पे चुंबक रख दोगे, जिस भुजा पे चुंबक रख दोगे वो उस भुजा पे ये जो अनचुंबकीय पदार्थ के घोल होते हैं वो फटाक से ऊपर आ जाते हैं, फटाक से चुंबक के पास आ जाएंगे और इधर वाला तल नीचे की तरफ दब जाता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि अनचुंबकीय पदार्थ उधर की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यही दोस्तों यहां भी कह रहा है कि यदि अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू नली में भरकर नली के किसी एक भुजा को प्रबल चुंबक ध्रुवों के बीच रखें तो भुजा में जो घोल होता है वो उसका तल ऊपर की तरफ उठ जाता है। यही दोस्तों हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। अब हम आगे बातें करते हैं। अगली पॉइंट क्या कर रहा है कि अनचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अनचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह ताप बढ़ाने पे क्या हो जाती है? घट जाती है। मेन ध्यान से यहाँ अच्छी बातें होने वाली है कि अनचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो उनकी चुंबकीय क्वालिटी होती है, वह जैसे जैसे ताप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे उसका जो अनचुंबकीय प्रवृत्ति जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो घट जाती है। यानी अगर मैग्नीज को आप गर्म करोगे, एल्युमिनियम को गर्म करोगे, इसमें जो चुंबकत्व का जो गुण है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो इसकी खत्म हो जाएगी। यही कह रहा है। तो यहाँ हम देखेगा क्या कर रहा है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से व्यक्त करते हैं, काई प्रोपोर्शनल 1/T। टी वहां पर क्या होता है? परम ताप होता है। टी वहां क्या होता है? परम ताप होता है। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जितना जितना ताप बढ़ाओगे उतनी उतनी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती चली जाएगी। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं C, जिसे हम क्यूरी नियतांक कहते हैं। काई इक्वल टू C अपान क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, जिसे C जो होता है वहां क्यूरी नियतांक होता है। इसे ही क्यूरी का नियम भी कहते हैं। यही जो है क्यूरी का नियम भी जाना जाता है कि पूछ लिया कभी कि एक नंबर के प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए क्यूरी का नियम बताइए, तो आप वहां बताइएगा कि अनचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम लगाया जाता है। वहां पर क्या होता है? हर एक पदार्थ के लिए लगाया जाता है, चुंबकीय के लिए, अनचुंबकीय के लिए, लौह चुंबकीय के लिए। तो अनचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ने क्या बताया कि यदि हम अनचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाते चले जाएं तो उसका जो है जो प्रवृत्ति होती है चुंबकीय प्रवृत्ति वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये लाइन इस माध्यम से ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? इसे क्यूरी का नियम भी कहते हैं। अब हम अगली लाइन की तरफ चलने वाले हैं। अगली लाइन क्या कह रहा है कि जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में चुंबकत्व का जो गुण होता है, जो चुंबकीय आकर्षण करने का जो गुण होता है, जो चुंबक का गुण होता है, वह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिएगा, इन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण गति होता है उसके कारण अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है। यदि अनचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति न हो तो उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं आएगा। अब अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? देखिएगा, अगला है इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखें। यदि प्लेटिनम को, मैग्नीज को, क्रोमियम को, टंगस्टन को, किसी भी अनचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा रहेगा उधर की तरफ वो अनचुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। यही तो हमने यहां पर समझाया था। भाई साहब ध्यान से देखना, अनचुंबकीय पदार्थ की बड़ी से बड़ी ये खासियत क्या होती है कि किसी भी अनचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, अर्थात कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान न हो, तो जो अनचुंबकीय पदार्थ रखोगे वह किधर की तरफ आकर्षित होगा? जिधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अर्थात साफ मुद्दे में बात करें, यदि हम किसी अनचुंबकीय पदार्थ को
असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अनचुंबकीय पदार्थ उधर की तरफ आकर्षित हो जाता है जिधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि देखो जरा सा, कि मैंने कहा एक चुंबकीय क्षेत्र इधर रख लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर रख लेते हैं, ये अधिक है, ये क्या है, अधिक है चुंबकीय क्षेत्र। और एक चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न कर देते हैं, चुंबक के चारों चुंबक रखोगे तभी ना, एक यहाँ चुंबक रख दिए एन और एस, ये कम है, और एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ चुंबक रख देते हैं एन और एस। ठीक भैया, ध्यान से समझिएगा। ये अधिक है। अब जब हम इसके बीच किसी अनचुंबकीय पदार्थ को रखोगे, ये मान लेते हैं एक कोई अनचुंबकीय पदार्थ है, तो यह अनचुंबकीय पदार्थ इधर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इधर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है, इधर ज्यादा है, तो यह अनचुंबकीय पदार्थ इधर की तरफ आकर्षित हो जाता है। यही चीज अब कह रहा है कि अनचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। बात समझ में आया? इसका एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाता है। देखिए एक चित्र वो तो हमने वहां सीख लिया, एक यहाँ पर क्या रहा है देखिएगा। एक प्याली ले लिया है, एक क्या ले लिया है, कांच का प्याली ले लीजिएगा। अब उसमें अनचुंबकीय पदार्थ का घोल ले लीजिएगा। ध्यान से आप क्या कीजिएगा कि एक कांच का प्याली ले लीजिएगा ऐसे टाइप का, उसके बाद उसमें क्या करना है, अनचुंबकीय पदार्थ का घोल भर देना है। उस कांच के प्याली को किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रख देना है, किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच क्या करना है, रख देना है। ध्यान से, कांच की प्याली को जब चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखोगे तो जो ध्यान देना है, दो स्थितियां, एक बार तो चुंबक काफी नजदीक होना चाहिए, एक बार चुंबक क्या होना चाहिए, काफी नजदीक होना चाहिए। तो जब चुंबक काफी नजदीक होते हैं तो चुंबकीय प्रबलता सबसे उसके मध्य में होता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो चुंबक कभी एकदम नजदीक होते हैं तो चुंबकीय बल सबसे ज्यादा उसके बीच में लगता है। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां पर अनचुंबकीय पदार्थ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी जब चुंबक के दो ध्रुवों को पास में रखते हैं तो उसके मध्य में प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है वहां पर ये जो है अनचुंबकीय पदार्थ का घोल ऊपर की तरफ उठ गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां अनचुंबकीय पदार्थ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, उसी कांच की प्याली को अनचुंबकीय पदार्थ के घोल से भरे रहो और उसी कांच की प्याली को उसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखो, पर इस बार चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दो। पहले वाली की तुलना में चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी जब आप बढ़ा दोगे तो जैसे ही बीच की दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रबलता क्या हो जाएगी, चुंबक के ध्रुवों के मध्य प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनके निकट जो है, इनके जो निकट है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। तब चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय प्रबल ज्यादा हो जाती है। देखिए ध्यान से, जब चुंबक के ध्रुवों को बीच की दूरी बढ़ा दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो चुंबकीय ज्यादा यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो देखिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है वहां पर ये अनचुंबकीय पदार्थ का ग्राफ ऊपर की तरफ उठा है, फिर बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है, यहाँ पर ग्राफ नीचे की तरफ दबा है, फिर किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ उठ गया है। इन दोनों चित्रों से आपको केवल यह सीख मिलती है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर अनचुंबकीय पदार्थ आकर्षित हो जाते हैं। इस कांच के प्याले के द्वारा आपको यही बताया जा रहा है। उम्मीद करते होंगे कि आपको यह चीज जरूर समझ में आया होगा। कुछ चीजें और रह गई हैं, आइए हम ध्यान से समझते हैं। एक लाइन आपने पढ़ा था, उसी की व्याख्या हम लोग उस चित्र में करने वाले हैं। आपने यहां पर पढ़ा है, ये देखिए, इन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें
कि अनचुंबकीय पदार्थ जो होता है, अनचुंबकीय जो पदार्थ होता है वह उन्हीं पदार्थ, या हम ऐसे कर दें, जो अनचुंबकत्व का गुण होता है, जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह वही पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है, अनचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। निश्चित दिशा में कैसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करते हैं। यहां देख लीजिएगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा में गमन कर रहे हैं। पर एक मजे वाली बात ये है कि अनचुंबकीय पदार्थ का जो किनारे वाला जो भाग होता है वह एक उदासीन होता है। अनचुंबकीय पदार्थ के किनारे वाला जो भाग होता है वो उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? क्योंकि जो किनारे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक ऊपर जाएगा, उसके अपोजिट एक नीचे आएगा, एक ऊपर गति करेगा, एक नीचे गति करेगा, एक ऊपर गति करेगा, एक नीचे की तरफ गति करेगा। तो ये दोनों, ये जो अनचुंबकीय पदार्थ के जो दोनों ध्रुव होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ के जो दोनों ध्रुव होते हैं वह एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करते हैं, जिसके कारण यह जो अनचुंबकीय पदार्थ के दोनों ध्रुव होते हैं वो उदासीन होते हैं। कब? जब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे रहते हैं तो इनकी जो ध्रुव होती है वह उदासीन हो जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति व्यवहार करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, यानी चक्रण गति तो करते हैं, पर एक ऊपर करेगा तो एक उसका विरोध करने वाला नीचे करेगा, एक नीचे जा रहा तो एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, नीचे, नीचे, ऐसे करते रहते हैं, जिसके कारण ये दोनों ध्रुव क्या हो जाते? उदासीन हो जाते। परंतु जब इसी अनचुंबकीय पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, यानी किसी चुंबक के क्षेत्र में रख देते हैं, साफ सी बात है, इसी अनचुंबकीय पदार्थ को किसी जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए वो एक दिशा में जा रहा है ना, अर्थात यहां पर कोई चुंबक रखा गया है, वहां पर एक चुंबक रखा गया है, ठीक? तो ध्यान से, जब हम अनचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के पास रख देते हैं तो अनचुंबकीय पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है, एक निश्चित दिशा में चलने लगता है, जिसके कारण अनचुंबकीय पदार्थ एक दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। अनचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसके पहचान उन्हीं पदार्थों, वे पदार्थ होते हैं जिनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करते हैं, पर जो उनके निकट वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक ऊपर की तरफ गति करता है और एक नीचे की तरफ गति करता है, जिसके कारण यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति व्यवहार करता है। अनचुंबकीय पदार्थ वो होता है जिसके निकट जो अनचुंबकीय पदार्थ के जो किनारे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक ऊपर गति करता है, एक नीचे गति करता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, अर्थात इनके निकट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर और नीचे गति के कारण ये उदासीन हो जाते हैं, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यह एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति व्यवहार करने लगता है, परंतु इसमें ज्यादा से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन कर रहे हैं, पर जब हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता रहता है उसी दिशा में ये आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यहां पर समाप्त होता है दोस्तों। और एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की लेक्चर कैसी लगी, आज की वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे
अब हम बातें करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको बहुत सारा मिलने वाला है, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते दोस्तों तब तक बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। एक नई अब हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। उसमें क्या होने वाला है दोस्तों, वो सीरीज ये रहेगी कि चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत होगा। आपने चैप्टर नंबर 1 में जितने फार्मूले पढ़े हैं, हर एक फार्मूले पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है एक एक क्लास करके मिलने वाला है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये सीरीज आपके लिए कितनी जरूरी है और कितनी नहीं है, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसी बात के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।